अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। मुअर्रिख मोहम्मद कासिम फरिश्ता की तहरीर के मुताबिक जब सुल्तान महमूद का दस्ता जो ताक़ुब के लिए गया था दरियाए चनाब पहुंचा, उस वक्त राजा आनंदपाल दरिया पार कर गया था। ये मकाम उस दौर में सोहेदरा कहलाता था और अब इसे वज़ीराबाद कहते हैं। राजा आनंदपाल को मलाहों ने अपनी कश्ती में दरिया पार कराया था। तारीख दानों ने इस लड़ाई को मार्का दरियाए सिंध कहा है। ताक़ुब में सुल्तान महमूद की फ़ौज भी बिखर गई थी, लेकिन इसने कासिदों के ज़रिए फ़ौज को दरियाए झेलम के मशरक़ी किनारे पर जमा कर लिया। इस इज्तिमा की तकमील में एक माह भजी राय की फ़ौज के साथ टक्कर ना हो सकी, क्योंकि फ़ौज थक गई है और सुल्तान महमूद ने कहा कि हमारे साथ रसद इतनी ज़्यादा है कि लड़ाई की सूरत में हम इसे संभाल नहीं सकेंगे। इसकी हिफाजत में दुश्वारी पेश आएगी। हमें अब मुल्तान पहुंचना है। मैं चाहता हूं कि दाऊद बिन नसर को पहले ठिकाना लगाया जाए। आस्तीन के सांप को मारना ज़रूरी है। वहाँ से फ़ौज ने कूच किया तो भी कासिम बिन उमर का दस्ता हर अव्वल में था। उसके दस्ते के कुछ साथी मारे गए थे। तीसरे रोज़ कासिम अपने दस्ते के आगे आगे जा रहा था। उसके साथ उस इलाके के 2 गाइडर थे जो घोड़ों पर सवार थे। कासिम को 4-5 गज दूर एक आदमी नज़र आया जो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़ा रोक लिया और कासिम के दस्ते को देखता रहा। उस आदमी ने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगा दी। ये भी हो सकता था कि वो फ़ौज से डरकर भाग उठा हो, लेकिन कासिम को ये ख़तरा महसूस हुआ कि ये आदमी भजी राय की फ़ौज का आदमी हो सकता है और ये बहरा में इतला देगा कि फ़ौज आ रही है। कासिम ने अपने गाइडरों से पूछा कि बहरा कितनी दूर है और किस सिमत को है। उसे सुल्तान महमूद की हदायत याद थी कि बहरे के दूर से गुजरना है। अब गाइडरों ने कहा उसे कि बहरा करीब है और ये सवार बहरे की सिमत गया है। कासिम बिन उमर ने 2 सवार अपने साथ दिए और इस आदमी के ताक़ुब में घोड़े दौड़ा दिए। वो खासा आगे निकल गया था, लेकिन कासिम और उसके 100 सवारों के घोड़े बहुत तेज़ थे। फासला कम होता जा रहा था। फिर उन्हें बहरे के किले के बुर्ज नज़र आने लगे। भागने वाले और ताक़ुब करने वालों के दरमियान फासला और थोड़ा रह गया। कासिम ने अपने साथियों से कहा, कमाने निकालो, ये शहर तक जिंदा ना पहुंचे। दोनों सवारों ने दौड़ते घोड़ों से तीर चलाए। एक तीर सवार की पीठ में और दूसरा घोड़े की पीठ में लगा। घोड़ा और तेज हो गया। कासिम के सवारों ने 2 और तीर चलाए, लेकिन भागने वाला सवार पीठ में एक तीर लिए हुए दूर निकल गया। दोनों तीर ज़ाया हो गए। अब शहर की दीवार नज़र आने लगी, जो आम किलों की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊंची थी। घोड़सवार शहर के दरवाज़ों में दाखिल हो गया। कासिम और उसके साथियों ने घोड़े मोड़े और अपने दस्ते की तरफ चल पड़े। राजा भजी राय अपने दरबार में बैठा था। उसे उसकी फ़ौज का सिपह सलार, जिसे वो सेनापति कहा करते थे, रिपोर्ट दे चुका था कि छापा मारों को गई 1.5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, अभी तक सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज नहीं आई। उन्होंने अपने सामने वही नक्शा रखा हुआ था जो दाऊद बिन नसर ने आसिम उमर को दिया, और इस पर वो रास्ता बताया था जिससे उसे सुल्तान महमूद की फ़ौज को लाना था। भजी राय ने उस फ़ौज को रास्ते में शिकंजों से नुकसान पहुंचाया, जगह जगह पर छापे मारे और इन्हें इलाके में तकसीम कर दिया। वो हर रोज़ इस खबर की उम्मीद लेकर जागता था कि सुल्तान महमूद की फ़ौज पर छापे और शुरू हो गए हैं, मगर हर रोज़ मायूसी के सिवा उससे कुछ भी नहीं हासिल होता था। फिर ये फ़ौज कहाँ गई? भजी राय ने अपनी सेनापति से गुस्से से कहा, पेशावर से इत्तला आई थी कि वहाँ से फ़ौज
चल पड़ी है। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि या दाऊद ने आपको धोखा दिया है या सुल्तान महमूद का जो सालार दाऊद के पास आया था वो धोखा देकर गया है। सेनापति ने कहा, आप मुसलमानों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतने में भजी राय को इतला दी गई कि अपना एक सवार आया है जिसकी पीठ में तीर उतरा हुआ है। भजी राय अभी कुछ कहने भी ना पाया कि वो आदमी अंदर आ गया। उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था और खून से उसके कपड़े लाल हो गए थे। मैंने मुसलमानों की फौज का एक दस्ता देखा है, इस आदमी ने कहा और सिमत बताई जिधर से दस्ता आ रहा है। 3 सवारों ने मेरा ताक़ुब किया और मुझ पर तीर चलाए। एक मुझे लगा है और मेरे घोड़े को लगा है। ये दस्ता हर अवल का हो सकता है। यह है वो फौज जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, भजी राय ने कहा और ख़बर लाने वाले ज़ख्मी को नज़रअंदाज करके सेनापति से कहा, हम महमूद को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो शहर का मुहासरा कर सके। उसकी फ़ौज कूच की थकी हुई होगी। हम उसे रास्ते में रोकेंगे और शहर से दूर लड़ेंगे। जरा ही देर बाद सिंग और नगारे बज उठे। बहरे की फौज में हड़बोंग मच गई। हाथियों की चंगाड़ सुराई देने लगी। हजारों घोड़े हाँकने लगे। फौज की देखभाल के आदमियों को ये देखने के लिए दौड़ा दिया गया कि मुसलमानों की फौज कहाँ है। थोड़ी देर बाद इतला आ गई कि सुल्तान महमूद की फौज शहर से 8 मील दूर गुजर रही है। भजी राय ने हुक्म दिया कि फौज को उस रास्ते पर जंगी तरतीब में कर दिया जाए। देखते ही देखते भजी राय की फौज शहर से निकल गई। कासिम बिन उमर वापस जाकर अपने हर अवल के दस्ते में पीछे सिपा सालार अबू अब्दुल्ला के पास चला गया और उसे बताया कि एक सवार ने इन्हें देख लिया है और हमारे तीरों से जख्मी होकर शहर में चला गया है। अबू अब्दुल्ला ने सुल्तान महमूद को इतला दी। सुल्तान परेशान सा हो गया। ताहम उसने रसद के काफिले को वहीं रोककर इसके इर्द गिर्द हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कासिम को ही देखने के लिए भेजा गया कि भजी राय की फौज की नकल व हरकत देखकर इतला दे। कासिम बिन उमर इतला लेकर आया। भजी राय ने बहरा शहर से 3-4 मील दूर ऐसी ज़मीन पर जिसके नशेब व फराज और खदोखाल उसी को फ़ायदा दे सकते हैं अपनी फ़ौज को जंगी तरतीब में फैला दिया है। सबसे आगे हाथी थे। सुल्तान महमूद ने इसके मुताबिक अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और आगे बढ़ गया। उसे हाथियों की कमज़ोरी का इल्म था। वो जानता था कि हाथी बागी होकर पीछे भागते और अपनी फ़ौज को कुचलने लगते हैं। चुनाचे उसने उन प्यादों से आमना सामने का हमला किया जो तीरों और बर्छों से मुसल्ले थे। हाथियों ने हमला रोकने के लिए पेशकदमी की। कई हाथी जख्मी होकर बेकाबू हो गए, पीछे को भागे, मगर पीछे भजी राय की फौज नहीं थी जिसे हाथी कुचलते। हाथियों के भागने और घूम फिरकर लड़ने के लिए जमीन खाली रखी गई थी। सुल्तान महमूद एक जगह से मैदान जंग को देख रहा था। वो जहां मुतफक्कर हो वहां वो भजी राय की अकल पर ऐश ऐश कर उठा। उसने पहले बार हाथियों का इतना दानिशमंदाना इस्तेमाल देखा था। भजी राय के हाथियों और इसके सवारों से मुसलमान प्यादा हमला आवरों का बेदर्दी से नुकसान हो रहा था। सुल्तान महमूद ने प्यादों की मदद के लिए एक सवार दस्ते को हमले का हुक्म दिया। कमोबेश 1000 सवारों ने हल्ला बोला तो भजी राय ने इस दस्ते के दोनों पहलुओं पर अपने सवार दस्तों से हमला कर दिया। मुसलमान सवार अपने प्यादों की मदद को पहुंच ही ना सके। हिंदू बहुत दलेरी से और उनके कमांडर बड़ी जुर्रत से लड़ रहे थे। सुल्तान महमूद ने दुश्मन के अकब में दस्ते भेजे, मगर भजी राय ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। उसके दस्तों ने सुल्तान महमूद के दस्तों को रास्ते में ही रोक लिया और किसी सिम से उन पर हाथी दौड़ा दिए। हाथियों के सवार तीरों के मैना बरसाते आ रहे थे। मुसलमान दस्तों के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन और पीछे हटना दुश्वार हो गया और इस भयानक जंग के पहले दिन का सूरज गुरूब हो गया। सुल्तान महमूद को शिकस्त और पसपाई साफ नजर आने लगी। उसने अपने सिपह सालार अबू अब्दुल्ला को साथ देकर और दूर का चक्कर काटकर बहरे के करीब जाकर अंदाज़ा लगाया कि भजी राय की वजह मैदान जंग से हटाने के लिए शहर पर जलगार की जा सकती है या नहीं। लेकिन शहर के बाहर भजी राय ने तीर अंदाज दस्ते मोर्चे बंद कर रखे थे। इस दौरान रात को सुल्तान महमूद की रसद पर हमला हो गया।
یہ سلطان کا طریقہ جنگ تھا جسے ہندو فوج اس کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن کے ایک پہلو پر پیادے دستے سے حملہ کرایا، مگر یہ پیادے کچلے گئے کیونکہ جسے سلطان محمود پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے سوار دستے کو مدد کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی خون ریزہ اور بھیانک تھا۔ مورخوں کے مطابق دونوں فوجوں کو بے انداز نقصان ہو رہا تھا۔ زمین لال سرخ ہو گئی تھی اور دوسرے دن کا سورج بھی گرد غبار، زخمیوں کی آہ پکار اور جانوروں کے شور و غل میں ڈوب گیا۔ تیسرے دن سلطان کی فوج تقریباً آدھی رہ چکی تھی اور اس کی رسد کا خاصا حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اس روز کی لڑائی نے سلطان محمود کو مایوس کر دیا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اس خوفناک منظر کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے: سلطان محمود اس حد تک مایوس ہو گیا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب اپنی فوج کو بے جگری سے لڑتے دیکھا اور سوچا کہ بچی کچی فوج کا جذبہ ابھی زندہ ہے تو اس نے اپنے محفوظ کے دستوں سے اس الفاظ میں خطاب کیا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرتا ہوں، حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ سلطان کے الفاظ اور لہجے اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ محفوظہ کے دستوں کے نعروں نے بحیرے کے آسمان کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور برق رفتار حلہ بول دیا، مگر بھجی رائے کے دستوں نے یہ حلہ بھی بیکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے کر لیے۔ بھجی رائے اب زیادہ تر دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور قبیلہ روح ہو کر دو نفل پڑے۔ سلام پھیرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گلا پھاڑ کر کہا: مجھے خدا نے فتح کا اشارہ دیا ہے، مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمان سپاہیوں نے نعرہ تکبیر ایسا بلند کیا کہ دوسری مرتبہ حلہ بول دیا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ بھجی رائے بھی مسلمانوں کی تاتڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا تھا۔ ادھر جب سلطان خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، بھجی رائے اپنے دو پنڈتوں کے درمیان اپنے کسی دیوتا کے بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی فوج کا بہت سا حصہ مارا گیا اور باقی فوج تھک چکی تھی۔ بھجی رائے کو دوسرے حلے کی اطلاع ملی تو بت کے پاؤں کو چوم کر میدان جنگ میں آیا۔ اسے ایک بڑی ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی: مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں فتح یا موت۔ یہ بتوں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ اسلام کے سپاہیوں، تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لڑتے ہوئے مرو، ہتھیار نہ ڈالنا۔ اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑ رہے تھے اور قیادت سلطان خود کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی اور دوسرا خطرہ یہ کہ سلطان جذبات کے جوش میں آ گیا تھا۔ سلطان محمود کو اس دن اتنا جوش آیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابو عبداللہ نے میدان جنگ کی حقائق اور احوال و کوائف پر نظر رکھی اور دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کرتا رہا۔ اس سے سلطان کا یہ حلہ کامیاب ہو گیا۔ بھجی رائے نے جو دستے شہر کے ارد گرد پھیلا رکھے تھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز بھجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی فوج بکھر چکی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی، دروازے توڑ دیے۔ بھجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے دور ایک وسیع نشیب میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ اس کا محافظ دستہ بھاگ گیا۔ بھجی رائے کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دے، مگر اس نے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور بحیرے میں داخل ہو گئے۔
رات کو میدان جنگ میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، ان میں زخمی بھی تھے، زخمی جانور بھی تھے، ان کے درمیان مشلیں گھوم پھر رہی تھیں۔ ایک جگہ قاسم بن عمر زخمی پڑا تھا اور اسے ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم قاسم زندہ ہو تو بولو قاسم۔ ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کیا مزید قاسم انہیں مل پائے گا یا قاسم زخمی اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکے گا اور شہید ہو جائے گا؟ اگلی قسط میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ناظرین، یہ سب کچھ سننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ ویسے تو ہم لوگ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ایک کہانی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کی ہمیں داد ضرور دیجیے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھنا۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔